दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेल। और सेल के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सेल चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या इसका पहला क्वेश्चन है विचार कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। सही, ये भी सही है, क्योंकि कोई भी सजीव का शरीर का छोटा इकाई कोशिका होता है। कोशिका के बिना हम सजीव के शरीर का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो साइटोसोम कहा जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग को कहा जाता है। मतलब कोशिका झिल्ली को भी साइटोसोम कहते हैं और कोशिका द्रव्य को, और कोशिका द्रव्य में स्थित जो कोशिकांग अंग है जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये कोशिका अंगक हुआ, कोशिकांग हुआ। तो इनमें से सभी हो जाएगा। साइटोसोम का मतलब होता है जीव द्रव्य केंद्रक को छोड़कर। केंद्रक इसमें नहीं होगा, साइटोसोम का पार्ट केंद्रक नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको सेल चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये गारंटी देते हैं। ओके, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है। तो पहले बताए थे ये केंद्रक शामिल नहीं है। कोशिका झिल्ली शामिल है, कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग शामिल है, कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, ये 2 बार रिपीट हो गया, दोनों एक ही है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है कह रहा है, तो केंद्रक इसमें शामिल नहीं होगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन फटाफट कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ते तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं ऑर्गेनॉइड। क्या कहते हैं उसे? ऑर्गेनॉइड कहते हैं। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में स्थित जो कोशिकांग होता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जो होता है, ठीक है, ये सब कोशिकांग जीवित होते हैं जिनमें क्या होते हैं, बढ़ने और विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनॉइड नहीं है। अब बोल रहा है कि ऑर्गेनॉइड नहीं है। ऑर्गेनॉइड का मतलब होता है जो जीवित होगा। तो इसमें कौन जीवित नहीं है? राइबोसोम जीवित है, सेंट्रोसोम जीवित है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स जीवित है, लेकिन रसधानी क्या होता है? मास्ट कोशिका होता है, जीवित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, रसधानी जो है ये ऑर्गेनॉइड नहीं है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के कारण निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं बताना है। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। यस, जैसे कि कोई भी कोशिका का कार्य जो है उस पर कोशिका निर्भर करता है, आकार कितना बड़ा है। अगर कोई भी जंतु जितना बड़ा रहेगा उसका आकार और कार्य उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें कोशिकाओं की संख्या भी ज़्यादा होगा। तो ये भी सही है। बोल रहा है कौन सही नहीं है, ये भी सही है। 2 नंबर जो है, बी नंबर क्या कह रहा है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यस, कि जितना बड़ा कोशिका, जितना बड़ा जीव रहेगा उसमें उतना बड़ा क्या है, कोशिका होगा। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद
सी नंबर कह रहा है अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं। नहीं, यही गलत है। ये उत्तक का परिभाषा क्या है कि कोशिकाओं का समूह जिसमें आकार और कार्य करने की जो एक ही होगा, ठीक है। समान आकार के कोशिकाओं के समूह जो कार्य अलग सेम ही कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यहाँ बोल रहा है अलग अलग रचना, नहीं, सेम रचना, समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। ये गलत है, तो यही गलत है। कौन बोल रहा है कि कौन गलत है, तो गलत यही है। फिर चौथा क्या कर रहा है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। कोशिका जितनी जंतु बड़ा होगी उसमें उतना ही कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल जो है, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन जो तरल मोज़ेक मॉडल है? तरल मोज़ेक मॉडल, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यस, कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, ये भी सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। हाँ, ये भी सही है। आगे देखते हैं, आगे ये भी सही है। और जो है इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परत के बीच में एक गोलाकार प्रोटीन होता है। यस, तो ये क्या है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। तरल मोज़ेक मॉडल जो कोशिका झिल्ली की संरचना के निर्माण करता है। और यह मॉडल 1972 में कौन दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये भी सही है। और ये भी सही है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फॉस्फोलिपिड के बीच, मतलब परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन भी होता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कौन ऐसा कोशिका का कौन भाग में भिलाई जो होता है, माइक्रोविलाई कोई भी कोशिका है, कोशिका के ऊपर ऐसे निकला रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं माइक्रोविलाई। सिलिया बड़ा होता है इससे थोड़ा, और भिलाई ऐसे होता है, भिलाई, सिलिया, भिलाई, ये सब ऐसे रहता है किसी भी कोशिका के ऊपर वाला भाग, ठीक है। तो इसी को सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। किस में करती है? तो कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली के ऊपर, जैसे कोशिका झिल्ली कोई भी कोशिका के ऊपर क्या, कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर ऐसे संरचना बनी रहती है। ये क्या हो गया? ये हो गया सिलिया। और इससे थोड़ा बड़ा जो रहता है, बड़ा करके रहता है, वो क्या होता है? बड़ा, वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिलाओं की संख्या कम होती है सिलिया की तुलना में, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रसारण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? प्रसारण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? प्रसारण की क्रिया जो है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों के द्वारा नहीं, प्रसारण की क्रिया सिर्फ कोशिका भित्ति के द्वारा होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य के द्वारा, यानी कि अर्धपरासरण के द्वारा इसमें कोशिका झिल्ली में प्रसारण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति में ही प्रसारण की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। यस, ये भी सही है, 2 प्रकार के होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है और 80S यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। 70S जो है विकसित नहीं है, ठीक है। 70S कम विकसित राइबोसोम है और 80S ज़्यादा विकसित राइबोसोम है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, हाँ, तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं,
दो सब यूनिट होते हैं, न कि दोनों जोड़ के 80s बन जाता है, ऐसा नहीं है। इसी का सब यूनिट है, 70s का ही सब यूनिट है 30s तथा 50s। इसको जोड़ना नहीं है, इसका सब यूनिट है, ठीक है। तो ये है, ये भी क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 70s, आगे कह रहा है 80s राइबोसोम यूकेरियोटिक में होते हैं। हाँ, क्योंकि 80s क्या है, विकसित राइबोसोम है, ठीक है, विकसित कोशिकाओं में होता है। तो 80s राइबोसोम यूकेरियोटिक में होता है तथा इसके भी दो सब यूनिट हैं। 80 का ही दो सब यूनिट राइबोसोम है, 40s और 60s। तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे, इनमें से कौन सही नहीं है, यही क्वेश्चन कह रहा था। तो देखते हैं, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, नहीं, यही गलत है। क्या यही गलत है? इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार यही सही है क्या? बोल रहा है कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम जो है RNA और A प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? RNA प्लस लिपिड, RNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की बनी, RNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। तो ये समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचनाएं पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के तरह सदृश मतलब उसके जैसा कौन सी ऐसा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? वो है मियोसिस। कौन है? मियोसिस में प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। मियोसिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही कार्य करता है श्वसन तथा कोशिका विभाजन की, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे जल्दी से बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल कौन है? मतलब कहाँ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है? वो होता है गोल्गी काय में। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है? परिवहन का मतलब परिवहन आ गया है, तो क्या परिवहन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? गोल्गी काय। तो सही ऑप्शन नंबर बी। ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे ही आपको परिवहन तंत्र, कोशिकाओं में परिवहन तंत्र आ जाए तो समझ जाइएगा कौन कोशिका है, तो गोल्गी काय है। तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने आने का पथ बनाती है। हाँ सही है, ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ गोल्गी काय ही कोशिकाओं में सिर्फ गोल्गी काय ही कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित कथन पर विचार करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है स्मॉथ SER का मतलब होता है स्मॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता नहीं, ये गलत है, ठीक है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन का नहीं, वसा का संश्लेषण करते, वसा का निर्माण करता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ये क्या है? गलत है, ये गलत है। और दूसरा कह रहा है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में भाग लेती है, मतलब सहायक होती है, तो नहीं, ये भी गलत है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है प्रोटीन की निर्माण करती है, प्रोटीन की निर्माण करती है, ठीक है। तो दरअसल है कि इसके लिपिड तथा स्टीरॉयड जो है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका निर्माण करती है और प्रोटीन जो है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका निर्माण करती है। तो उल्टा दिया है, तो मतलब इसका मतलब दोनों गलत है। ये वाला इसमें होगा, ये वाला इसमें होगा, लेकिन सॉरी दोनों गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों गलत, ना तो ए ना ही और दो, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है।
कोशिका का अचल संतति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संतति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को क्या, कोशिका का संपत्ति कहा जाता है, अचल संपत्ति कहा जाता है। तो चलिए आगे, ये सब क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। तो ये अभी देखते हैं आगे फिर क्या कहता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? नहीं, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के सबसे बड़े अंगक जो है वो नहीं होंगे। जब इसमें हरित लवक दे दिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़े अंगक नहीं होंगे। अगर हरित लवक नहीं दिया होता तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका के सबसे बड़े अंगक होते, लेकिन हरित लवक दे दिया है तो ये सबसे बड़े अंगक कौन है? हरित लवक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, नंबर 1 क्या है? गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक नहीं, हरित लवक है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो ये भी हो गया। कोशिका रसोई घर का है तो हाँ ये सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है? हाँ, ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि उपर्युक्त कथनों में 2 कथन और 3 कथन सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है? हाँ, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है? हाँ, ये भी सही है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। आगे फिर यहाँ से देखते हैं, 2 यहाँ हो गया और उसके बाद मतलब दोनों सही है क्या? इसमें दोनों सही था, इसमें सही ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा उपर्युक्त में से। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा नहीं किया, पैकेजिंग का काम होता है गोल्जी काय द्वारा, संग्रह स्टोरेज का काम होता है गोल्जी काय द्वारा, स्त्रवन सिक्रेशन का काम होता है गोल्जी काय द्वारा, लेकिन अंतः कोशिकीय पाचन नहीं होता है। यही गलत है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यही सही है। कौन सही नहीं है बोल रहा है? गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता। अंतः कोशिकीय पाचन किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा होता है, ठीक है, इसके द्वारा होता है कोशिकीय अंतीय पाचन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मिलान करने बोल रहा है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा अंगक लवक, सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पेलेड कण स्फीरोसोम नहीं, प्लेड कण कहा जाता है राइबोसोम, राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्लेड कण कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, राइबोसोम हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? मतलब अर्ध स्वायत्त, इसका मतलब है जिसमें डीएनए हो और आरएनए हो, जिसमें डीएनए उपस्थित हो उसमें जो है वो अर्ध स्वायत्त होते हैं, ठीक है। वो अपने खुद से जो है ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों। इसमें लगभग हर चीज़ पाया जाता है इन दोनों में, ताकि अपने खुद से ये खुद अपने से जो है प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सही है। तो चलिए और उसके बाद आगे चलते हैं। आगे प्रोटीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है?
तो गोल्जिकाय का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है, अंतःप्रज्वालिका का अभाव रहता है, हरित लवक का भी अभाव रहता है। तो कौन इसमें नहीं, कौन डीएनए इसमें रहता है, लेकिन ये चारों अभाव रहता है। कौन अभाव रहता है? तो ये चारों अभाव रहता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। चारों क्या रहता है? अभाव रहता है। ये सब यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं। तो चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? ये तो सबको ही बता देगा। हरित लवक और कोशिका भित्ति, ये दोनों, और बड़ी रिक्तियाँ, वेसल्स, ठीक है, बिग वेसल्स यानी कि बड़ा रसधानियाँ जिसे बोलते हैं, ये तीनों होता है इनमें से सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, सब क्वेश्चन में दम नहीं है ज़्यादा। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, पौधों की कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो ये सबको पता है, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा दम नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य दृष्टिकर्ता मतलब क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो वो हो जाता है केंद्रक। केंद्रक ही कोशिका विभाजन का जो है क्रिएटर, दृष्टिकर्ता का भूमिका निभाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फटाफट देख लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है, किससे बनता है लाइसोसोम? गोल्जिकाय जो ऐसन है उससे क्या बनता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, गोल्जिकाय से लाइसोसोम बनता है। तो चलिए आगे फटाफट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 27 है। क्वेश्चन नंबर भी देखना होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की कर रहा है। तो चलिए देख, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? हम पीछे भी देखे थे, कौन जिसमें डीएनए रहेगा वो जो है स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। पिछले हम देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, ये सब क्या करता है? स्वयं से प्रोटीन संश्लेषण करता है। किसके द्वारा? डीएनए उसमें उपस्थित होता है। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही है, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हाँ, सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा कोशिका झिल्ली, यहाँ छूट गया, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। हाँ, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। हाँ, सही है। अगर पादप रहेगा तो प्रोकैरियोटिक भी हो जाएगा। पादप रहेगा, पादप कोशिका रहेगा तो उसमें कोशिका अलग से कोशिका भित्ति रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो इसमें हो जाएगा दोनों सही। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अपने परिस्थितियों के अनुसार क्या मतलब? इसको अगर ऊर्जा की ज़रूरत है तो ये अपने आप को बदल लेगा, क्योंकि इसमें डीएनए होता है और डीएनए से अपना ऊर्जा प्रोटीन बना लेगा और प्रोटीन से क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण कर लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 30 नंबर जो है, 30 नंबर, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा। इससे सबसे लंबी है, अगर यह लंबी होता तो लंबी हो जाता, लेकिन बड़ी दिया है तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी ही मारेंगे। ये तो सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत जिसमें जो कोशिका साइटोसोम एवं केंद्रक दोनों हो,
ठीक है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं प्रारूप कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक हो जाएगा। ऐसे साइटोसोम भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोशिका यही सही है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक ये दोनों मिलाकर जो है क्या बना लेता है, ये कोशिका के अंतर्गत रखा जाता है। नहीं सॉरी, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। अगर पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति भी होगा, अगर जंतु कोशिका है तो उसमें कोशिका झिल्ली होता है। इसके अंतर्गत आ जाएगा साइटोसोम और केंद्रक, ये दोनों मिलाकर एक कोशिका की तरह हो जाता है। ठीक है, वही हुआ उसका प्रारूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कह रहा है सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम किस में भाग लेता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। सेंट्रोसोम के कारण ही यकृत में कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता किसके द्वारा पाता है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा पाता है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कंकाल की ज़रूरत होती है, उसी तरह कोशिका के अंदर ये जो है कंकाल का काम करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, इसीलिए इसमें ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट कराते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह से हर एक चैप्टर को आपके बीच लाता रहूँगा। तो चलिए, रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक किसे कहा जाता है, रंगीन हो। रंगीन को रंग कौन डालता है, तो रंग डालता है, रंगीन बोल रहा है, रंगहीन नहीं बोल रहा है, रंगीन। रंगीन लवक कौन है, क्रोमोप्लास्ट। रंगहीन बोलेगा तब ल्यूको हो जाएगा, रंगहीन बोलेगा तो ल्यूको, रंगीन बोलेगा तो क्रोमोप्लास्ट। आगे ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसका फिर आप देखते हैं कौन बोल रहा है, रंगीन लवक, रंगीन जो रंग भरता है तो वो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम किस में पाया जाता है, ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। कौन बनाता है प्लाज्मा झिल्ली को, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज से शुरू होकर टेलोफेज में जाकर अंत होता है। कोशिका का विभाजन ज़्यादा देर तक कहाँ होता है, प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में। और सबसे कम समय कहाँ होता है, तो एनाफेज में नहीं, हाँ एनाफेज में होता है सबसे कम कोशिका विभाजन। तो चलिए इतना, आगे क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किस में नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। किस में नहीं होता है, वो बैक्टीरिया में जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक है, केंद्रक है मतलब केंद्र है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एक केंद्र है, किसके लिए, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, क्योंकि
अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर ही ऐसे प्रोटीन के छोटे 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 दाने लगे होते हैं, जिसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका से भिन्न है तो वो हो जाएगा सेंट्रीओल के कारण जो है, सेंट्रीओल के कारण जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि सेंट्रीओल पादप कोशिका में नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सेंट्रीओल। 42 हो गया। अब 43 देखते हैं। 43 में दमनी लाइसोसोम में जमा होता है, पाचक एंजाइम जमा होता है। ठीक है, चलिए इस सब में ज़्यादा देर नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे क्या बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो बना होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है। किससे बनाता है? लिपोप्रोटीन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण के लिए। एटीपी किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी किसके रूप में होता है? तो एटीपी ऊर्जा के निर्माण में भाग लेता है एटीपी। तो देखिए पोलीसोम किसे कहा जाता है? पोलीसोम कहा जाता है राइबोसोम और एमआरएनए को दोनों मिलाकर पोलीसोम कहा जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। 47 नंबर, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत किसे है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं दिया रहता तब एटीपी मारते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, क्योंकि एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मुख्य यही हो जाएगा, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया था? पीछे हम देखे थे, वो कौन है जाएगा? सिंगर और निकोलसन ने, सॉरी ये नहीं होगा, सिंगर और रॉबर्टसन ने है, नहीं, सिंगर और निकोलसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो 49 नंबर कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है किस में? कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है अमीबा में, नहीं, कोशिका भित्ति जंतुओं में पाई जाती है। तो चलिए इसमें ज़्यादा दम नहीं है। तो यहाँ देख लिए ओबर्नी लवक। ओबर्नी लवक मतलब रंगहीन, रंगहीन बोल रहा है, तो रंगहीन जो है, रंगहीन ओबर्नी लवक का मुख्य कार्य क्या है? ओबर्नी लवक का यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कारण है कि खाद्य पदार्थों का संचय करना, मतलब जमा करके रखना होता है ल्यूकोप्लास्ट का काम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 51 के देख लेते हैं। 51 का जो है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? यहाँ खोज होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव का खोज की थी। और जीव द्रव नाम भी किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव किससे सम्मिलित रूप से बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक से बना होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है, पीछे देखे थे, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की, दोनों की बनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? वो करता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। अगर यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिया है, दृढ़ता प्रदान यानी मजबूती प्रदान कौन करता है? सेल्यूलोज। क्रोमोप्लास्ट रंग मतलब हरा रंग प्रदान करने के लिए है। ठीक है, लेकिन दृढ़ता मजबूती प्रदान कौन करता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में क्या पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टर पूछ लिया, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में होते हैं? तो झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, जीवाणु में, वायरस में नहीं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
56 नंबर, किस प्रकार की कोशिका किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? वो होती है वायरस, यानी कि वायरस में जो है, वायरस नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। बैक्टीरिया में कोई प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, वायरस या सॉरी वायरस होगा, बैक्टीरिया नहीं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहर झिल्ली के ऊपर, बाहर झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? झिल्ली के ऊपर कौन अवस्थित रहता है? राइबोसोम अवस्थित रहता है। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। हम पहले भी बताए थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? तो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी ER। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वसा क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है, चिकनी है, मुलायम है वो, तो मुलायम चिकनी देखने से ही स्पष्ट है, नाम सुनने से ही स्पष्ट है कि चिकनी मतलब वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम बना होता है, पीछे बताए थे राइबोसोम किसके बने होता है? RNA और प्रोटीन का। ठीक है, राइबोसोम बना होता है RNA और प्रोटीन का। तो चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते। किसमें गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा नील हरित शैवाल में गोल्जी उपकरण नहीं होता, नहीं तो प्रोकैरियोटिक में होता है। गोल्जी उपकरण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, इस सभी में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता है, लाल रुधिर कणिकाएं RBC में भी नहीं होता, नील हरित शैवाल में भी नहीं होता। इनमें से सभी में गोल्जी उपकरण नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या है? वो क्या है सिस्टर्नी से बनी संरचना? तो वो हो जाएगा गोल्जी काय, गोल्जी काय हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो हम जानते थे, पीछे बताए थे, पैकिंग हो गया, सिक्रेशन हो गया, स्त्रावन, ये सब कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने खोजा था? क्रिश्चियन डी डुवे ने, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी। और 64 नंबर, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? वो हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि जो कोशिका काम नहीं करता उसको नष्ट कर देता है अपने पाचक एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे चलते। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दीवार को कहा जाता है क्रिस्टी। तो आगे चलते हैं। 66 नंबर, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद कहाँ रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के मैट्रिक्स में ये जो श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगहीन बोल रहा, रंगीन नहीं, रंगहीन बोलता है। तो रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं क्या? रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और हरित लवक को, हरित मतलब हरा रंग प्रदान करने वाला, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी सही है।
68 नंबर, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को कहा जाता है क्या? क्रोमोप्लास्ट बोल रहा है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को कहा जाता है मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें गलत नहीं करना है। स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स बोला गया था, लेकिन होगा क्या? स्ट्रोमा। 69 नंबर क्वेश्चन, कोशिका कला यानी कि कोशिका झिल्ली से संबंधित है। कोशिका कला का मतलब कोशिका झिल्ली वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो है, किसमें होता है अर्धपारगम्य झिल्ली? वो होता है कोशिका झिल्ली। अर्धपारगम्य जो प्रसारण है वो किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। जो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें क्या कहता है? वह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिकाओं में रोक देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को, मतलब अन्य कोशिकाओं को रोक देती है, लेकिन कुछ ही कोशिका को अंदर बाहर जाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 70 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस को छोड़कर और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। अगर लबक होता तो लबक में भी पाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो वो क्या हो जाएगा? संरचनात्मक घटक। ठीक है, पौधे बोल रहा है, पौधे में क्या होता है? पौधे में पाया जाता है संरचनात्मक घटक क्या है? कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम नहीं होगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीज या मैग्नीज, हाँ मैग्नीज रहता है। पौधा बोल रहा है तो मैग्नीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य कौन है? तो प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। सॉरी भाई, थोड़ा इसमें सही कर लेना, ये कैल्शियम ही होगा। ठीक है, कैल्शियम ही होगा। कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक क्या होगा? कैल्शियम ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बोल रहा है। तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, ये सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है, देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। ये भी सही है। कोशिका के आकार और तापमान विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए जो है, कोशिकाओं के आकार एवं आमतौर पर आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही गलत है। गलत क्या है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती नहीं। सभी अलग अलग देह मतलब क्या? अलग अलग जंतु, जैसे मानव हो गया, भेड़ बकरी, ये सब हो गया। अलग अलग देह का कोशिका, अलग अलग देह ऊतकों की कोशिका एक ही नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसके अनुसार जो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग देह की कोशिका ऊतक जो है, कोशिकाओं का एक ही कोशिका नहीं होती है। क्या कह रहा है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है नहीं, अलग अलग देह में अलग अलग ऊतकों की कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो देखते हैं 74 नंबर,
74 नंबर है, निम्न में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? वो हैदराबाद में है। ठीक है, कोशिकीय या आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? जीवित अंश जीव द्रव किससे बना होता है? वो जो है जीव द्रव, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। सही है। यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? तो ओफियोग्लोसस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि 1260 क्रोमोजोम पाया जाता है ओफियोग्लोसस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में गुणसूत्र पाया जाता है। तो 78 में वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो है वो जीवाणुओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। 79 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो नॉल तथा रस्का ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने किया था? अंतःप्रद्रव जालिका की खोज ईआर का खोज पोर्टर ने किया था। किसने किया था? पोर्टर ने किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? गुणसूत्र शब्द पहली बार किसने बताया? गुणसूत्र नाम किसने दिया था? तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है वाल्डेयर ने। ठीक है, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? हॉफमास्टर ने किया था। हॉफमिस्टर ने किया था, लेकिन नाम जो दिया था, शब्द प्रदान किया था, वो वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी। तो 82 नंबर, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? वो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है क्या? अंतःप्रद्रव जालिका। 84 नंबर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लबक, रिक्तिकाएं। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 86 कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 87 ओवर्नी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में। मतलब कि ओवर्नी लवक ग्लिकोप्लास्ट जो है भोजन को संचय करने का कार्य करता है, तो भोजन का संचय कहाँ होता है? जड़ों में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 88 फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान करने के लिए क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। 91 नंबर, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वो
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 92, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? वो हो जाएगा प्लास्टिड। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 96, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण का कार्य नहीं होगा। ठीक है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन का बनना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। 98 नंबर, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो सेंट्रियोल। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, पीछे देखे थे। सेंट्रियोल हो जाएगा, इसमें एक लो हट जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? ऑब्वियसली जो खोजा होगा वही दिया होगा। तो सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो 100वां क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो क्वेश्चन का सेंचुरी लग गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन, डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 100 तक क्वेश्चन हो गया है। अब 100 के बाद अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो करा देंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगला वीडियो में हम आपको पूरी क्वेश्चन करा देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।